आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर मुख्य परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है प्राथमिक समूह और उसकी विशेषताएं। हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक समूह क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 200 रखी गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रश्न आप देख लें, प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए उनकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब हमें यहाँ प्राथमिक समूह की परिभाषा देना है और उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम उत्तर की शुरुआत करते हुए प्राथमिक समूह हेडिंग डालेंगे जिसको हम अंग्रेजी में प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। इसमें आप देखें, प्राथमिक समूह की अवधारणा का सबसे पहले प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स हर्टन कूले ने सन 1909 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था। अब यहाँ देखें तो जो प्राथमिक समूह की अवधारणा है, इस प्राथमिक समूह की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया गया है वो अमेरिकन समाजशास्त्री के द्वारा किया गया है जिनका नाम है चार्ल्स हर्टन कूले, जिनको हम CH कूले के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रकाशित होती है 1909 में। इसी में प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख जो है वो किया गया है। यह समाजशास्त्र की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है और ये जो अवधारणा है प्राथमिक समूह की, वह हमारे समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में केंद्र में है। सरल शब्दों में यह ऐसा समूह है जिसके सदस्यों के बीच घनिष्ठ आमने सामने के और भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं। अब जो प्राथमिक समूह है वह इस प्रकार का सामाजिक समूह है या इस प्रकार का समूह है जिसके सदस्यों के बीच घनिष्ठ आमने सामने के और भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं। इसका मतलब प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच आमने सामने के या यूँ कह लें कि प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं और भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं। तो प्राथमिक समूह के सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, प्रत्यक्ष और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखें। कूले ने ऐसे समूहों को प्राथमिक समूह इसलिए कहा क्योंकि यह व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और आदर्शों के निर्माण की बुनियादी भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, कूले ने इन समूहों को प्राथमिक समूह क्यों कहा? क्योंकि ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है उसके सामाजिक स्वभाव और आदर्शों के निर्माण में ये जो समूह होते हैं वो बुनियादी भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के सामाजिकरण में, व्यक्ति के मानवीकरण में, व्यक्ति के अंदर सामाजिक स्वभाव को विकसित करने, उनके आदर्शों के निर्माण में ये जो प्राथमिक समूह होते हैं वह जो है बुनियादी भूमिका या नींव की तरह जो है काम करते हैं। अब यहाँ देखें, प्राथमिक समूह की बात करें तो जैसे परिवार, क्रीड़ा समूह, खेल के साथी या पड़ोस आदि। तो यहाँ पे आप देखें, कूले ने 3 प्रकार के उदाहरण दिए हैं प्राथमिक समूह के और वह है परिवार, क्रीड़ा समूह या खेल के साथी, पड़ोस आदि। तो ये जो है प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्ति को सामाजिकृत करने में, व्यक्ति के आदर्शों के निर्माण में अपनी बुनियादी भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे देखें तो परिभाषाएं आ जाती हैं। परिभाषाओं को हम देखें तो पहली परिभाषा आती है चार्ल्स कूले, इनकी पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रकाशित हुई थी 1909 में। अभी हमने चर्चा किया इसका। तो यहाँ देखें, प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का संबंध और सहयोग है। अब यहाँ देखें तो चार्ल्स कूले कहते हैं कि भाई प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य, प्राथमिक समूहों से उनका क्या तात्पर्य है कि वह समूह जिनकी विशेषता आमने सामने के संबंध और सहयोग है। इसका मतलब है कि इन प्राथमिक समूहों की विशेषता व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले आमने सामने के संबंध और सहयोग है। कहने का मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने एकत्रित होकर क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये कई अर्थों में प्राथमिक होते हैं, ये कई अर्थों में प्राथमिक हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस अर्थ में कि वे व्यक्ति के सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। ये कह रहे हैं कि जो ये प्राथमिक समूह है वो कई अर्थों में प्राथमिक है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो प्राथमिकता है उनकी वो ये है कि वह व्यक्ति के सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति का सामाजिकरण करके उनको एक सामाजिक प्राणी के रूप में निर्मित करते हैं और इसी वजह से इनको प्राथमिक समूह चार्ल्स कूले ने कहा है। चलिए आगे देखें तो आगे दूसरा है किम्बल यंग, इनकी पुस्तक है सोशल साइकोलॉजी।
इनकी पुस्तक है सोशल साइकोलॉजी। इसमें ये कहते हैं कि प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य समाज के उस प्राकृतिक क्रम से है जिसका विकास स्वतः एवं अचेतन रूप से होता है तथा जिसमें कम या अधिक मात्रा में समान संस्कृति एवं रक्त संबंध वाले लोग सहज रूप से सम्मिलित होते हैं। अब किम्बल यंग ये परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई प्राथमिक समूह हम कहते किसे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सामाजिक समूह है वह समाज के प्राकृतिक इसका संबंध जो है किससे है, तो समाज के प्राकृतिक क्रम से है। और जिसका विकास कैसे होता है, तो जिसका विकास ये कहते हैं स्वतः और अचेतन रूप में होता है। इसका मतलब है कि जो सामाजिक समूह है वह जो है समाज का एक प्राकृतिक क्रम है जिसका विकास जो है स्वतः होता है। व्यक्ति उसका विकास नहीं करता बल्कि उसका विकास स्वतः होता है और अचेतन रूप से होता है, और जिसमें कम या अधिक मात्रा में, और जिस समूह में, कहने का मतलब कि उस प्राथमिक समूह में कम या अधिक मात्रा में समान संस्कृति और रक्त संबंध वाले लोग सहज रूप से शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि उस प्राथमिक समूह में समान संस्कृति, एक ही प्रकार की संस्कृति की विशेषता रखने वाले लोग या रक्त संबंधी जो होते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखें तो एक नोट दिया गया है, महत्वपूर्ण है। तो किम्बल यंग ने प्राथमिक समूह को व्यक्तित्व की वास्तविक पौधशाला कहा है। और यहाँ पे आप देखें तो किम्बल यंग ने प्राथमिक समूहों को व्यक्तित्व की वास्तविक पाठशाला कहा है। इसका मतलब है कि जो प्राथमिक समूह है वही प्राथमिक समूह वह पौधशाला है जहाँ पे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चलिए आगे देखें तो तीसरी परिभाषा हमारी आ जाती है और ये अंतिम परिभाषा हम देंगे और वह है जॉर्ज लुंडबर्ग। इनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी। जॉर्ज लुंडबर्ग इनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी। ये कहते हैं प्राथमिक समूह का अर्थ दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ, संगठित और व्यक्तिगत ढंग से व्यवहार करते हैं। हो गया। यहाँ पे प्राथमिक समूह से तात्पर्य क्या कहा जा रहा है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संग्रह से है, और जो एक दूसरे के साथ होते क्या हैं, तो घनिष्ठ रूप से व्यवहार करते हैं, संगठित होते हैं और व्यक्तिगत ढंग से व्यवहार करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्राथमिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, संगठित होते हैं और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। ये मानना है लुंडबर्ग का, इनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक समूह की विशेषताएं, हम यहाँ देखेंगे प्राथमिक समूह की विशेषताएं। तो हम विशेषताओं पे नज़र डालें तो पहली विशेषता आती है हमारी छोटा आकार। छोटा आकार, इसका मतलब है कि प्राथमिक समूह का जो आकार होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ देखें प्राथमिक समूहों में सदस्यों की संख्या बहुत ही सीमित होती है जिससे सभी एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते और पहचानते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जो प्राथमिक समूह होता है उन प्राथमिक समूहों में जो सदस्यों की संख्या होती है बहुत ही कम या सीमित होती है, जिससे इस समूह के प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं। चलिए आगे देखें। दूसरा, अनिवार्य सदस्यता। तो प्राथमिक समूह की सदस्यता अनिवार्य, अनौपचारिक और अनौपचारिक या व्यक्तिक और स्वतः विकसित होने वाली होती है। अब यहाँ देखें तो जो प्राथमिक समूह की सदस्यता होती है वह जो है अनिवार्य होती है। इसका मतलब है कि हम चाह कर भी हम उसकी सदस्यता छोड़ नहीं सकते। जैसे परिवार है, परिवार में हम जन्म लेते हैं, जन्मजात सदस्यता हमको उसमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार आप देखें अनौपचारिक होता है और व्यक्तिक होता है। इसका मतलब है कि जो संबंध होता है औपचारिक नहीं होता है कि भाई हम माँ बाप से हम तभी तक संबंध स्थापित रखेंगे जब तक जो है हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। हमारा संबंध उनसे अनौपचारिक रूप से है, जीवन भर वो संबंध जो है बना रहता है। व्यक्तिगत रूप से हम उनसे जुड़े होते हैं और स्वतः विकास होने वाला। इसका मतलब है कि ये जो संबंध होते हैं वो स्वतः विकसित होते हैं, बनाए नहीं जाते बल्कि स्वतः विकसित हो जाते हैं। तो ये जो है सदस्यता अनिवार्य होती है, अनिवार्य रूप से वो सदस्यता जो है ग्रहण किया जाता है। चलिए आगे देखें। ग्रहण नहीं किया जाता, अनिवार्य रूप से वो सदस्यता हमको प्राप्त होती है। ग्रहण कहेंगे अगर तो ये शब्द गलत हो जाएगा। आगे देखें। तीसरा, आमने सामने का संबंध। आमने सामने का संबंध या प्रत्यक्ष संबंध। सदस्य प्रत्यक्षतः एक दूसरे से नियमित रूप से मिलते जुलते बातचीत करते रहते हैं। इन सदस्यों के बीच शारीरिक निकटता होती है। अब यहाँ देखें तो जो
प्राथमिक समूह होते हैं, प्राथमिक समूहों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि सदस्य प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से नियमित रूप से मिलते जुलते और व्यवहार करते हैं। इन सदस्यों के बीच शारीरिक निकटता होती है, भौगोलिक निकटता इनमें पाई जाती है। अगला आप देखिए चौथा, भावनात्मक जुड़ाव। चौथा, भावनात्मक जुड़ाव। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता, साथ साथ जीवन यापन करने से अपनेपन की भावना का विकास हो जाता है। यहाँ संबंधों का आधार कोई स्वार्थ या समझौता नहीं, बल्कि आपसी स्नेह, सहानुभूति और प्रेम होता है। अब यहाँ देखें, चूंकि प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता होती है, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, साथ साथ जीवन यापन करते हैं, इस वजह से इनके अंदर अपनेपन की भावना या हम की भावना का विकास हो जाता है। यहाँ संबंधों के आधार पर कोई स्वार्थ या समझौता नहीं। कहने का मतलब यहाँ संबंधों का आधार, हम संबंध इसलिए नहीं बनाते कि हमारा कोई स्वार्थ होता है या हम समझौता करते हैं, बल्कि आपसी स्नेह, सहानुभूति और प्रेम होता है। हमारे संबंधों का आधार आपसी स्नेह, सहानुभूति और प्रेम होता है, ना कि कोई स्वार्थ होता है। चलिए अगला आप देखें, पांचवा, हितों एवं लक्ष्यों की समानता। हितों एवं लक्ष्यों की समानता होने की लगाना चाहिए था यहाँ पे, की समानता। यहाँ आप देखें, प्राथमिक समूह के सभी सदस्यों के हित और लक्ष्य लगभग एक समान होते हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ देखें तो जो प्राथमिक समूह होते हैं, उन प्राथमिक समूह के सभी सदस्यों के जो लक्ष्य होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, लगभग एक समान होते हैं। प्रत्येक सदस्य दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही अपने उद्देश्यों या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका मतलब है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे के उद्देश्यों या दूसरे के लक्ष्यों का हनन नहीं करता। चलिए आगे देखें, तो छठवां हमारा आ जाता है और वो है अपेक्षाकृत अस्थायित्व। अपेक्षाकृत अस्थायित्व। तो प्राथमिक समूह के सदस्यों के सामाजिक संबंधों में अपेक्षाकृत अस्थायित्व होता है। इस प्रकार के सामाजिक संबंध लंबे समय तक या जीवन भर बने रहते हैं। संबंध दो बार हो गया, एक बार इसको हटा दीजिएगा यहाँ से जो है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो प्राथमिक समूह होते हैं अपेक्षाकृत, उनमें अस्थायित्व पाया जाता है। अपेक्षाकृत अस्थायित्व पाया जाता है, या यूँ कहने कि द्वितीयक समूह की अपेक्षाकृत अस्थायित्व पाया जाता है। तो प्राथमिक समूहों के जो सामाजिक संबंध होते हैं, वह सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। इस प्रकार के सामाजिक संबंध जो है लंबे समय तक या जीवन भर बने रहते हैं। चलिए आगे देखें, तो संबंध स्वयं साध्य होते हैं। संबंध स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में किसी संबंध को स्थापित करने का कारण किसी स्वार्थ या हित को पूरा करना नहीं होता। इसका मतलब है कि प्राथमिक समूह के जो संबंध होते हैं, उन संबंधों का उद्देश्य किसी हित या किसी स्वार्थ को पूरा करना नहीं होता, बल्कि संबंध स्थापित करना और उसे बनाए रखना ही सदस्यों का अंतिम लक्ष्य होता है। इसका मतलब है कि जो संबंध होते हैं, या बल्कि संबंध बनाए रखना ही जो है प्राथमिक समूह का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसका मतलब लाभ प्राप्त करना नहीं, स्वार्थ सिद्धि करना नहीं, बल्कि लाभ और स्वार्थ को छोड़कर जो है संबंधों को बनाए रखना सदस्यों का अंतिम लक्ष्य होता है। तो ये रही प्राथमिक समूह की विशेषताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।